नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। महाराणा प्रताप, ये नाम सुनते ही हम सबके मन में एक तस्वीर बनती है। हल्दी घाटी का मैदान, हवा से बातें करता घोड़ा चेतक और एक योद्धा जो कभी नहीं झुका। हाँ, ये कहानी हम सब ने स्कूलों में पढ़ी है। बिल्कुल। लेकिन आज हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके जरिए हम इस कहानी की परतों को थोड़ा हटाने की कोशिश करेंगे। हम सिर्फ एक योद्धा को नहीं, बल्कि उस शासक और रणनीतिकार को समझेंगे जो वो थे। और उनका सफर, वो सीधा नहीं था। एक राजकुमार जिसे गद्दी से लगभग बेदखल कर दिया गया था, वहां से कहानी शुरू होती है। तो चलिए ठीक वहीं से शुरू करते हैं। प्रताप का सिंहासन तक पहुंचना, जैसा आपने कहा, आसान नहीं था। उनके पिता उदय सिंह वो अपने छोटे बेटे जगमाल को उत्तराधिकारी बना गए थे। और यहीं मेवाड़ की राजनीति का एक बहुत दिलचस्प पहलू सामने आता है। मतलब यहाँ सिर्फ राजा की इच्छा ही सब कुछ नहीं थी। अच्छा। हाँ, मेवाड़ की जो सामंती व्यवस्था थी, उसमें सरदारों का, मतलब बड़े जागीरदारों का बहुत दबदबा था। तो जब गोगुंदा में उदय सिंह का अंतिम संस्कार हो रहा था, सबने देखा कि जगमाल तो राजा की गद्दी पर बैठा है, पर प्रताप वहां है ही नहीं। एक तरह का मौन विरोध, मतलब साइलेंट प्रोटेस्ट। बिल्कुल। और इस विरोध को आवाज दी प्रताप के ननिहाल के मानसिंह सोनगरा ने, और मेवाड़ के सबसे बड़े सरदार सुलंबर के कृष्णदास चुंडावत ने। चुंडावत, हाँ, जिनके वंश को मेवाड़ के राजा का राज तिलक करने का पारंपरिक अधिकार था। एकदम सही। तो उनका तर्क बहुत सीधा था। इस मुश्किल घड़ी में जब अकबर की सल्तनत दरवाजे पर खड़ी है, मेवाड़ को जगमाल जैसे शासक की नहीं, प्रताप जैसे सेनानायक की जरूरत है। उन्होंने आगे बढ़कर प्रताप की कमर में तलवार बांधी और उन्हें सिंहासन पर बिठा दिया। मतलब सीधे सीधे राजा की अंतिम इच्छा को पलट दिया। मेवाड़ के भविष्य के लिए। हाँ। और जगमाल? उस किरदार का क्या हुआ? जगमाल जाहिर है अपमानित महसूस करके सीधा अकबर की शरण में चला गया। हो सकता था। बिल्कुल। दुश्मन के घर में फूट पड़ चुकी थी। अकबर ने जगमाल को पहले जहाजपुर की जागीर दी, फिर सिरोही का आधा राज्य, मतलब उसे मेवाड़ के खिलाफ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। हालांकि बाद में दत्तानी के युद्ध में वो मारा गया। तो एक तरफ प्रताप अपनी गद्दी संभाल रहे हैं और दूसरी तरफ एक नाराज भाई दिल्ली पहुंच चुका है। यहाँ से मुगल कूटनीति का वो खेल शुरू होता है जो मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अकबर युद्ध का आतुर नहीं था। वो एक विशाल साम्राज्य का शासक था। उसके लिए एक छोटा सा राज्य अगर बिना खून खराबे के अधीन आ जाए तो उससे बेहतर क्या था। इसीलिए उसने वो 4 दूत भेजे। हाँ, 1572 से 1573 के बीच एक के बाद एक 4 दूत। और ये सिर्फ दूत नहीं थे, ये एक तरह से मनोवैज्ञानिक दांव थे। जैसे वो हर एंगल से प्रताप की कमजोरी टटोल रहा हो कि वो किस चीज से टूटेंगे, बातों से, शान से, सम्मान से या फिर पैसे से। एकदम यही। पहला दूत था जलाल खां कोरची, एक पेशेवर वार्ताकार जो अपनी जबान के जादू के लिए मशहूर था। उसे मना कर दिया। विनम्रता से मना कर दिया तो अकबर समझ गया कि बातों से काम नहीं चलेगा। तो उसने दूसरा दांव चला, आमेर के राजकुमार मानसिंह को भेजा। एक राजपूत, एक रिश्तेदार। ये तो एक मास्टर स्ट्रोक था। एक सियासी मामले को पारिवारिक बनाने की कोशिश। और प्रताप ने इसका जवाब उतने ही शानदार तरीके से दिया। जब मानसिंह उदय सागर झील की पाल पर भोज के लिए पहुंचे तो प्रताप खुद नहीं आए। उन्होंने अपने बेटे अमर सिंह को भेज दिया। हाँ, संदेश साफ था, तुम मेरे नहीं मेरे बेटे के बराबर हो। मानसिंह इस अपमान से तिलमिला गया। कहते हैं कि उसने जाते जाते कहा था, मैं तुम्हारे पिताजी के पेट दर्द का इलाज करने जल्द ही वापस आऊंगा। बात बहुत बिगड़ चुकी थी। इसके बाद अकबर ने एक और कोशिश की। इस बार मानसिंह के पिता राजा भगवंत दास को भेजकर, शायद ये सोचकर कि एक बुजुर्ग और सम्मानित राजा की बात प्रताप मान लेंगे। और यहाँ प्रताप ने सबको चौंका दिया। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ रक्षात्मक खेल नहीं खेला, वो आक्रामक हो गए। उन्होंने भगवंत दास को एक अविश्वसनीय प्रस्ताव दिया। कहा, आप अकबर के खिलाफ विद्रोह का झंडा उठाइए, मैं अपनी पूरी ताकत के साथ आपके झंडे के नीचे लड़ने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। कमाल है, वो अकबर के सबसे भरोसेमंद सेनापति को ही तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। और जब ये भी नाकाम रहा तो अकबर ने अपना आखिरी पत्ता फेंका, टोडरमल। उनके वित्त मंत्री, हिसाब किताब के माहिर। हाँ, ये शायद आर्थिक प्रलोभन देने की, जागीरें और मनसब का लालच देने की आखिरी कोशिश थी। लेकिन प्रताप का जवाब वही रहा, ना। तो बातचीत के सारे रास्ते बंद हो चुके थे। हाँ, अब तय हो गया कि तलवारें ही बात करेंगी। और फिर आया 18 जून 1576, हल्दी घाटी। एक ऐसा युद्ध जिसके बारे में सब जानते हैं, लेकिन शायद पूरी तरह नहीं। सही कहा। यह युद्ध राजसमंद के पास गोगुंदा और खमनौर की पहाड़ियों के बीच एक तंग दर्रे में लड़ा गया।
मुगल सेना की कमान मानसिंह के हाथ में थी। किसी युद्ध में उनका पहला स्वतंत्र नेतृत्व। हाँ, और उनके साथ आसफ खां जैसे अनुभवी सेनापति भी थे। हाँ, और प्रताप की सेना की बनावट पर गौर करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ राजपूतों की सेना नहीं थी, है ना? नहीं, और यही प्रताप की सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने एक गठबंधन बनाया था। ग्वालियर के रामशाह तोमर थे, सलुम्बर के कृष्णदास चूंडावत थे। भील जनजाति के लोग राणा पूंजा के साथ। हाँ, गोरिल्ला युद्ध के लिए तैयार। और सबसे महत्वपूर्ण, सेना के अग्रिम दस्ते मतलब हरावल का नेतृत्व एक अफगान सेनापति हाकिम खां सूर कर रहे थे। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। प्रताप का सेनापति एक मुस्लिम जो अकबर की शाही सेना के हिंदू सेनापति मानसिंह के खिलाफ लड़ रहा है। ये लड़ाई मजहब की थी ही नहीं, ये एक साम्राज्यवादी ताकत के खिलाफ अपनी आज़ादी बचाने की लड़ाई थी। और युद्ध के मैदान में ये जज्बा दिखा भी। हाँ, कहते हैं कि शुरुआत में मेवाड़ी सेना ने जबरदस्त हमला किया था। हालात इतने बिगड़ गए कि मेहतर खां नाम के एक मुगल अफसर को अकबर के आने की झूठी अफवाह फैलानी पड़ी ताकि भगदड़ रुक सके। और यहीं चेतक का वो मशहूर प्रसंग आता है। ये सिर्फ एक जानवर की वफादारी की कहानी नहीं है। उस जमाने में एक बेहतरीन घोड़ा एक बहुत बड़ा रणनीतिक हथियार था। बिल्कुल आज के फाइटर जेट जैसा। प्रताप लड़ते लड़ते मानसिंह के हाथी मर्दाना तक पहुंच गए। चेतक ने अपने अगले दोनों पैर हाथी के मस्तक पर टिका दिए और प्रताप ने भाले से वार किया। हाँ, भरपूर वार किया, लेकिन मानसिंह हौदे में झुककर बच गया और महावत मारा गया। इसी अफरा तफरी में हाथी की सूंड में बंधे खंजर से चेतक का पिछला पैर बुरी तरह जख्मी हो गया। और यहीं से युद्ध का पासा पलटने लगा। हाँ, अपना सबसे बड़ा हथियार खो देने के बाद प्रताप के लिए मैदान में टिकना मुश्किल था। सरदारों ने उन्हें घेर कर युद्ध भूमि से बाहर निकाला। उनकी जगह झाला बीदा ने राजसी छत्र धारण किया और वो लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। तो इस युद्ध का नतीजा क्या निकला? कौन जीता, कौन हारा? देखिए, पारंपरिक अर्थों में कोई नहीं जीता। मुगल सेना ने मैदान पर कब्जा कर लिया, लेकिन अकबर का एक भी मकसद पूरा नहीं हुआ। न वो प्रताप को पकड़ सके, न मार सके और न ही अधीनता स्वीकार करा सके। बिल्कुल। अकबर इस बात से इतना नाराज हुआ कि उसने मानसिंह और आसफ खां दोनों का दरबार में आना कुछ समय के लिए बंद करवा दिया था। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि हल्दी घाटी प्रताप की नैतिक और रणनीतिक जीत थी। तो हल्दी घाटी अंत नहीं था, बल्कि एक लंबे और थका देने वाले संघर्ष की शुरुआत थी। बिल्कुल, ये प्रताप के जीवन का सबसे कठिन दौर था। अगले कुछ साल उन्होंने अरावली की पहाड़ियों में भीलों के साथ रहते हुए बिताए। अकबर ने दबाव बनाए रखा। उसने अपने सेनापति शाहबाज खां को भेजा था, है ना? हाँ, एक नहीं 3 बार भेजा। 1578 में तो शाहबाज खान ने कुंभलगढ़ का किला भी जीत लिया, जो मेवाड़ का एक अभेद्य गढ़ माना जाता था। प्रताप को और भी अंदर पहाड़ों में जाना पड़ा। इसी दौर की एक घटना है जो प्रताप के चरित्र पर बहुत रोशनी डालती है, शेरपुर की घटना। आप अब्दुल रहीम खान खाना के परिवार वाली घटना की बात कर रही हैं। हाँ, अपने सबसे बुरे वक्त में भी उन्होंने जो किया वह असाधारण था। 1580 में अमर सिंह ने मुगल छावनी पर हमला करके खान खाना की बेगमों और उनके परिवार को बंदी बना लिया। जब ये खबर प्रताप तक पहुंची, वो बहुत ज्यादा नाराज हुए। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि सभी महिलाओं को पूरे सम्मान के साथ सुरक्षित वापस खान खाना के पास पहुंचाया जाए। ये उस दौर में दुश्मन के प्रति भी उनके नैतिक बल को दिखाता है। हल्दी घाटी को सब याद रखते हैं, लेकिन आपके स्रोत बताते हैं कि दिवेर का युद्ध वो असली निर्णायक मोड़ था। बिल्कुल। कर्नल जेम्स टॉड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा है। मेवाड़ का मैराथन? ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे मैराथन की लड़ाई ने प्राचीन ग्रीस को बचाया था, उसी तरह दिवेर की जीत ने मेवाड़ में मुगल सत्ता की कमर तोड़ दी। 1582 में दशहरे के दिन प्रताप ने एक साथ मेवाड़ में फैली 36 मुगल चौकियों पर हमला बोल दिया। एक साथ? ये तो एक बहुत बड़ी सोची समझी सैन्य कार्रवाई थी। हाँ, मुख्य लड़ाई दिवेर में हुई, जहां का मुगल सेनापति अकबर का चाचा सुल्तान खां था। यहां प्रताप के बेटे अमर सिंह ने ऐसी वीरता दिखाई कि एक ही भाले के वार में सुल्तान खां और उसके घोड़े दोनों को जमीन में गाड़ दिया। तो ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक जीत थी। बहुत बड़ी। इन 36 चौकियों के उखड़ने से मेवाड़ के एक बड़े हिस्से पर प्रताप का नियंत्रण वापस आ गया। इसने प्रताप को एक भगोड़े विद्रोही से दोबारा एक स्थापित शासक बना दिया। दिवेर के बाद अकबर का दबाव कैसे रहा? क्या उसने और सेना भेजी? उसने 1585 में जगन्नाथ कछुआ के नेतृत्व में एक आखिरी बड़ी सेना भेजी, लेकिन वो भी असफल रही।
इसके बाद अगले 12 सालों तक अकबर ने मेवाड़ की तरफ कोई बड़ा अभियान नहीं भेजा। तो प्रताप को सांस लेने का मौका मिला। हाँ, और उन्होंने इस समय का उपयोग पुनर्निर्माण में किया। उन्होंने चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया, और वो सिर्फ किले नहीं बना रहे थे, वो एक संस्कृति को पुनर्जीवित कर रहे थे। मतलब उनका संघर्ष सिर्फ जमीन के लिए नहीं था। बिल्कुल नहीं, उनका संघर्ष अपनी जीवन शैली, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए था। चावंड में ही मेवाड़ चित्रकला शैली का स्वतंत्र रूप से विकास शुरू हुआ। उनके दरबार में नासिरुद्दीन जैसा चित्रकार था। अच्छा, और विद्वान भी थे। हाँ, चक्रपाणी मिश्र जैसे विद्वान थे जिन्होंने विश्ववल्लभ जैसा उद्यान विज्ञान पर ग्रंथ लिखा। ये दिखाता है कि मुश्किल समय में भी उन्होंने उन चीजों को जिंदा रखा जो एक सभ्यता को महान बनाती हैं। और उनका अंत, वो भी उतना ही असाधारण था जितना उनका जीवन। हाँ, उनकी मृत्यु किसी युद्ध के मैदान में नहीं हुई। 19 जनवरी 1557 को 57 साल की उम्र में चावंड में ही अपने एक पुराने धनुष की डोरी चढ़ाते हुए उन्हें अंदरूनी चोट लग गई। और वो जानलेवा साबित हुई। हाँ, जिंदगी भर तलवारों और भालों से खेलने वाले योद्धा की मौत एक धनुष से हुई। अपनी मृत्यु से पहले वो चित्तौड़ और मांडलगढ़, इन 2 किलों को छोड़कर लगभग पूरा मेवाड़ वापस जीत चुके थे। तो जब हम आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो प्रताप की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल सोचने पर मजबूर करती है। हम इतिहास में महानता को कैसे मापते हैं? क्या सिर्फ जीते हुए साम्राज्यों और लड़ाइयों से, या फिर इस बात से कि किन उसूलों के लिए कोई इंसान हारा नहीं? सही बात है, प्रताप ने कभी चित्तौड़ वापस नहीं जीता जो मेवाड़ का दिल था, लेकिन उनकी हार न मानने की विरासत शायद कई सम्राटों की जीतों से भी ज्यादा बड़ी है। एक सवाल मन में आता है, ज्यादा शक्तिशाली क्या है, एक सिंहासन या एक ऐसा आदर्श जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहे? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो।